मैं तो लड़ूंगा पार्टी से, वो तो फिक्स है। बिहार के जो हालात है ना, उसके लिए सिर्फ राजनेता जिम्मेदार नहीं है, बिहार की जनता भी जिम्मेदार है। एकदम बिल्कुल, मैं वीडियो में बोलता हूँ। बिहार का एक नेता का मतलब कि बता दीजिए, जिस एक नेता पे जो है बिहार के लोग भरोसा करते। आज जो है सरकारी अधिकारियों का जंगल राज चालू है बिहार में। दीपावली के समय में देखिए कि लोग समझते हैं कि हम लोग जानवर हैं, ट्रेनों में भर दिया जाता है। तो क्या गारंटी है कि मनीष कश्यप अगर जीत गए तो वो बिहार से बाहर जाकर अपना सेटलमेंट नहीं करेंगे या अपने परिवार को बाहर नहीं भेजेंगे? भरोसा है मेरे ऊपर, वोट दीजिए। नहीं भरोसा है तो उनको दीजिए। पवन भैया से तो कम टैलेंटेड हम भी नहीं हैं। अनपढ़ जाहिल गंवार नेता जो बिहार को बर्बाद कर रहे हैं, वो एक टैलेंटेड जो है मनीष कश्यप से डर गए। और पाकिस्तानी हैकरों, मैं कहना चाहता हूं तुम लोगों से कि अगर भारत के यूट्यूब चैनल को हैक करने का प्रयास करोगे तो 36 रफेल फाइटर हम लोग मंगा के रखे हैं, 36 और ऑर्डर करेंगे। हम में से बहुत सारे यूट्यूबर कुंवारे हैं और आपके यहाँ बहुत सारी सीमा हैं। हम लोग बड़े प्यार से लेके आएंगे और दहेज में रावलपिंडी, लाहौर और कराची भी लेके आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता। मनीष कश्यप जब ये नाम लेते हैं तो जितनी भी मैं स्टोरीज चलाती हूं, कमेंट सेक्शन में कमेंट आते हैं सन ऑफ बिहार, फ्यूचर सीएम ऑफ बिहार। मुझे लगता है मनीष जी ने इस बात को सीरियसली ले लिया है, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनावों में बिगुल फूंकने वाले हैं और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। सवाल मेरे पास बहुत सारे हैं। पहले मुझे ये बताइए, कैसे एकदम से सोच लिया, या फिर पहले से कभी प्लानिंग थी कि मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं बिहार बदलूंगा? क्योंकि बिहार का इतिहास मनीष जी ये रहा है, बड़े टैलेंटेड लोग हैं लेकिन रुकते नहीं है बिहार में। एक बार बाहर निकल जाए तो पलटकर अपने राज्य को, अपने शहर को देखते नहीं है। मनीष कश्यप उस प्रथा को बदलने जा रहे हैं। देखिए, मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो पूना से कंप्लीट हुआ। इंजीनियरिंग बड़ी मुश्किल से मैं पास हुआ और फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ। उसके बाद से जब मैं बिहार आया तो मैंने सोचा कि शिक्षा का मतलब ये होता है कि आप जो है उन लोगों की मदद करें जो लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं। ये मतलब ये नहीं होता है कि आप अपना पेट, आप अपना रोजी रोटी, आप अपने परिवार को जो है भरण पोषण कर लिए। तो फिर उसके बाद से मैं बहुत सारा प्रयास किया, बदलने का प्रयास किया। कुछ लोगों ने मेरी बातों को सुना, कुछ लोगों ने नहीं सुना। इस बीच में तेजस्वी यादव जी के प्रकोप के कारण मैं जेल चला गया। 9 महीना मैं जेल रहा। जेल से निकलने के बाद जब मैं जेल गेट के बाहर आया और मैंने देखा कि लोगों को मेरे से उम्मीद है और लोग चाहते हैं कि कुछ बिहार में अच्छा होना चाहिए, तो बिहार में अगर भला हो, बिहार का अगर विकास हो, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, पॉलिटिक्स। उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बिहार से IAS IPS रोज पैदा होते हैं, डॉक्टर इंजीनियर रोज पैदा होते हैं और बिहार छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि राजनेताओं ने बिहार को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। उसके बाद से मैं घूमते रहा बिहार और देखते रहा। लोगों ने कहा, महिलाओं ने कहा, गरीब लोगों ने कहा, गरीब बच्चों ने कहा कि मनीष जी आप चुनाव लड़िए, हम लोग चंदा देंगे। ऐसे अनेकों वीडियो जो है वायरल हुए कि आप चुनाव लड़िए, हम लोग चंदा देंगे। मैंने बोला कि आप लोग पार्टी से ऊपर उठ के, जाति से ऊपर उठ के जो है निर्णय ले पाएंगे, काबिलियत पे निर्णय ले पाएंगे, विकास पे निर्णय ले पाएंगे कि बिहार का विकास हो? उन लोगों ने कहा हाँ। तो मैंने कहा हाँ कि मैं चुनाव लड़ूंगा। अब सीट चुनना था, क्योंकि सीट चाहिए आपको, एक ना एक कोई सीट चाहिए जहां से आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो चंपारण आपने देखा होगा इतिहास के पन्नों में कि क्रांतिकारी भूमि रही है। और नरेंद्र मोदी जी जब चंपारण में आए थे रैली में अभी 5-7 दिन पहले, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि ये क्रांतिकारी भूमि है और भारत के स्वतंत्रता में इसका बहुत बड़ा योगदान है। भारत तो स्वतंत्र हो गया और स्वतंत्र देश का स्वतंत्र राज्य बिहार भी है, लेकिन समस्या यह है कि बिहार के लोग गुलाम है। तो मैंने सोचा कि शुरुआत वहीं से करेंगे जहां से गांधी जी ने किया था, और चंपारण सीट मैंने चुना है और मैं चुनाव 100% लड़ूंगा। कहां से लड़ने का आपका इरादा है? मतलब किस पार्टी से लड़ने का इरादा है? या देखिए, मैं तो लड़ूंगा पार्टी से, वो तो फिक्स है, वो फिक्स है। मैं लड़ूंगा पार्टी से, मैं पार्टी से लड़ूंगा, वो फिक्स है। और चुनाव लड़ूंगा पार्टी से, वो समय पे मैं सब कुछ बता दूंगा। कुछ तय हुआ है, कुछ इंटरनल बात हुई है? देखिए, हमारा तो कोई गॉडफादर है नहीं दिल्ली में बैठा हुआ। बिल्कुल, मैंने तो संघर्ष किया है, जमीन पे संघर्ष किया है। हमारे पास तो सूटकेस है नहीं कि सूटकेस में पैसा भरे और दिल्ली लेके निकल गए और जाके सूटकेस समा दिया और हमारा पैर भी वहां पे करना शुरू कर दिया कि नहीं मनीष अच्छा है, मनीष अच्छा है। यहाँ पे तो सूटकेस फैसिलिटी है ना बहुत सारे पार्टियों में। हालांकि पार्टी के पास पैसा जाता है कि नहीं जाता है, लेकिन पार्टी और कैंडिडेट के बीच का जो दलाल होते हैं, जो दलाली करते हैं, उन लोगों के पास पैसा तो पहुंचता है। और वैसे लोगों के पास मनीष कश्यप ने तो पैसा पहुंचाया नहीं है। हमारे पास औकात नहीं है, और अगर हम पैसा पहुंचाएंगे तो हम जनता के लिए काम नहीं करेंगे। ये बताइए, पैसा नहीं है तो चुनाव कैसे लड़ेंगे? एकदम बिल्कुल लड़ेंगे, जनता के आशीर्वाद से लड़ेंगे। ये देखिए, ये परसेप्शन न्यूज चैनलों में गलत मत बनाया कीजिए आप लोग कि पैसा वाला ही चुनाव लड़ेगा। पैसा वाला नहीं, अगर सुनिए, नहीं आप अग्रेसिव हो रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये था,
हमने जितना भी बैकग्राउंड देखा है, हाँ, प्रचार प्रसार, हाँ, सब में पैसा लगता है ना? जब मनीष कश्यप मेरे जैसा है, आपके जैसा है, ये सच्चाई, आप ये सच्चाई सामने लाइए लोगों के सामने, चाहिए ना, लोगों के सामने लाइए कि पैसे वाले जब चुनाव जीतेंगे, पैसा खर्चा करके जीतेंगे, 20 करोड़ रुपया खर्चा करके जीतेंगे, तो वो आपके लिए काम नहीं करेंगे। फिर वो 4 साल 11 महीना गायब रहेंगे और सिर्फ 1 महीना दिखेंगे जब अगली बार चुनाव होगा तब। हम अपना 1 रुपया खर्चा नहीं करेंगे चुनाव में, हम 1 रुपया खर्चा नहीं करेंगे। हम 2-2 रुपया, 5-5 रुपया, 10-10 रुपया आशीर्वाद के रूप में लेंगे, उनके पैसे से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतने के बाद उनके लिए काम करेंगे। ये मेरा कंसेप्ट है। और ऐसा नहीं है कि मनीष कश्यप अकेला है बिहार के, तो आप नहीं है। बिहार नहीं, मैं अपने लोकसभा की बात नहीं कर रहा हूं। बिहार के अनेकों लोकसभा क्षेत्र में अनेकों ऐसे युवा हैं, अनेकों ऐसे लोग हैं, अनेकों ऐसे काबिल लोग हैं जो मेरे से कांटेक्ट में है, टच में है, और वो बोल रहे हैं कि मनीष जी हम लोग बिहार को बदलना चाहते हैं। अगर उन लोगों ने अपना घोषणा पत्र स्टाम्प पेपर पे लिख के अच्छे ढंग से दिया, मैं उन लोगों के साथ हूं। और बिहार बदलने की कहानी जो है 2024 में उसकी नींव फिर से रखी जाएगी, फिर से, और इसी चुनाव में रखा जाएगा। मुझे ये बताइए कि पूर्वी चंपारण आपकी फेवरेट सीट रहेगी या पश्चिम चंपारण? चंपारण मेरा फेवरेट सीट है, वो पूर्वी हो या पश्चिम हो, कोई सा भी हो, चूंकि दोनों बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र है। एक जगह मेरा घर है और एक जगह मेरा जमीन है, तो चंपारण मेरा फेवरेट सीट है। और कंडीशन के हिसाब से जो है मैं वहीं से लड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, बीजेपी, मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त सबसे ज्यादा जो एक्टिवली आगे बढ़ रही है इन चुनावों में वो बीजेपी है, और मैं इसमें कहने में कोई गुरेज भी नहीं करती, क्योंकि जब हम जमीनी स्तर पर हमने 40 में से 39 सीट बीजेपी को दिया। मैं वही कह रही हूँ, हम बिहार के लोग 40 में से 39 सीट बीजेपी को दिए। ठीक है, पिछले 10 साल में एक बार बिहार के विकास पे मीटिंग नहीं हुआ, एक नदी से नदी को नहीं जोड़ा गया, बाढ़ में चिवड़ा मीठा के अलावा कुछ नहीं दिया गया। उसमें राजद, बीजेपी, कांग्रेस, जदयू, सब कम्युनिस्ट पार्टी, सब लोग थे, सबकी सरकार बनी पिछले 10 साल के अंदर। ऐसा कोई भी पार्टी नहीं है जो सरकार में नहीं रहा, सत्ता का मलाई नहीं खाया। बिल्कुल। जब बाढ़ आता है तो कुर्ता पैजामा पहन के जो है अपने गार्ड के कन्हैया पे बैठ के जो है पानी के अंदर घुसते हैं ये लोग, फोटो खिंचवाते हैं, फिर निकल जाते हैं। वो नहीं चाहिए। अब चूरा मिठा का गया जमाना, हमें हमारा हक चाहिए। और कोई भी पार्टी हो जो सत्य रहेगा, वो पहले भी मनीष कश्यप बोलता था, अभी भी मनीष कश्यप बोलता है। 40 में से 39 सीट हमने बीजेपी और बीजेपी गठबंधन को दिया। एक नेता ने लोकसभा में कभी बिहार के बाढ़ पे चर्चा किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि कहीं नहीं तो कहीं बिहार के लोग पार्टी के नाम पे और जाति के नाम पे वोट देते हैं, और पार्टी भी जानता है कि भाई हम अपने आप को मजबूत करेंगे, हम बाढ़ पे काम करेंगे, बिहार के लोग वोट नहीं देंगे। लेकिन अब बिहार के लोग जग चुके हैं। अब बिहार के लोगों को बाढ़ का स्थायी समाधान चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा व्यवस्था चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, अपहरण जो वहां पे उद्योग बन चुका था वो खात्मा चाहिए, अच्छी रोड चाहिए, जो हत्याएं रोज हो रही है वो खत्म होना चाहिए। मैं पूछ रही हूँ कि मेरा सवाल पार्टी से जुड़ा हुआ था कि क्या बीजेपी से आपको उम्मीदें हैं कि आपको टिकट मिलना चाहिए? क्योंकि जो मुझे लग रहा है कि नाम तो तय कर लिया है। भगवान से उम्मीद है, किसी पार्टी से नहीं है। मुझे भगवान से उम्मीद है, और भगवान जहां भी भेजेंगे मुझे और मेरे लिए जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे। क्योंकि अगर भगवान नहीं होते, धरती पे एक ऐसी ताकत नहीं होती, तो शायद मैं 9 महीना के अंदर जेल से बाहर नहीं निकलता और मेरे ऊपर एनएसए लगा था, मैं इन सारे समस्याओं से बाहर नहीं निकलता। तो मुझे भगवान पे भरोसा है और मुझे भगवान से बेहद प्यार है, भगवान को भी मुझसे प्यार है। मतलब पता है मनीष कश्यप ने सोच लिया है कि जो आपने बयान दिया था कि अगर मैं सिस्टम में घुस गया तो सारे दलालों को हटा दूंगा, पहला काम उन दलालों के वजह से ना जाने बिहार के कितने लोग मरते हैं। अब जाके देखिए ना, पूर्वी पश्चिमी चंपारण के अस्पताल के कंडीशन देखिए। आप पूर्वी पश्चिमी छोड़ दीजिए, पूरे बिहार के अस्पताल का कंडीशन देखिए, ना जाने कितने गरीब रोज मरते हैं। अभी मेरे पास फोन आया था, एक आदमी जो है अस्पताल में परेशान है, आयुष्मान कार्ड का जो है उसके साथ धोखाधड़ी किया जा रहा है, अभी उसको फोन किया, अस्पताल में फोन किया। तो ये सारी चीजें हैं। हम लोग लड़ेंगे चुनाव, शुरुआत होगी चंपारण से। बिहार के अगर कोई युवा घोषणा पत्र अपना स्टाम्प पेपर पे लिख के देंगे, और अगर आपके अंदर काबिलियत है, आप मिलिए, हम लोग सब साथ देंगे और बदलेंगे बिहार। कुछ भी हो, लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? आज हम लोगों को लड़ना जरूरी है। रिजल्ट क्या होगा उसका परवाह किए बिना हम लोग लड़ेंगे एकदम। और आप लोग तैयार हो जाइए बिहार बदलने के लिए। शुरुआत यहीं से होगा। अगर दिल्ली के सदन में बिहार की बातें जो है दमदार तरीके से नहीं गूंजेगी, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार जो है अभी 40 साल पीछे है, 5 साल बाद जो है 45 साल पीछे हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं मनीष जी, मैं तो यहाँ दिल्ली में रहती हूँ, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की है, इतने साल से मैं भी मीडिया में हूँ,
बिहार के जो हालात है ना, उसके लिए सिर्फ राजनेता जिम्मेदार नहीं है, बिहार की जनता भी जिम्मेदार है। एकदम बिल्कुल, मैं वीडियो में बोलता हूँ। कब किसकी सरकार पलट रही है, गठबंधन किसके साथ हो रहा है, नीतीश फिर सीएम बन रहे हैं, और मुद्दे खत्म हो गए हैं बस। देखिए, राजनीति में ये लोग इतना गिरे हुए हैं कि आप देखिए, बिहार का एक नेता का मतलब कि बता दीजिए, जिस एक नेता पे जो है बिहार के लोग भरोसा करते हैं, वो सिंगल नेता पे जो बिहार के लोग कह सके कि हाँ, ये बिहार का भाग्य विधाता हो सकता है, बिहार को बदल के रख सकता है, एक नेता को। बताइए, जो बड़ी पार्टियां हैं, वो चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या जो भी हो, ये यहाँ पे दिल्ली में बैठे रहते हैं, इनको पता है कि हमको बिहार जीतना है, तो ये लोग क्या करते हैं कि जातीय समीकरण सेट करके जो है टिकट देते हैं। ये कहीं नहीं तो कहीं गलत है। जातीय समीकरण सेट करके जब तक बिहार में टिकट मिलते रहेगा और जाति के नाम पे बिहार के लोग वोट करते रहेंगे, तब तक बिहार के लोग अपनी बर्बादी की कहानी खुद लिखते रहेंगे। मुझे ये बताइए, लालू शासन जब था, जंगल राज जब हम कहा करते थे, मैंने तो वो महसूस नहीं किया क्योंकि मैं बिहार में नहीं रही, लेकिन जो वीडियोस, जो तस्वीरें, जो खबरें मैंने पढ़ी, क्या एकदम रौला था। साले से लेकर इस रिश्तेदार तक लालू प्रसाद का पूरा परिवार एकदम दबदबा था। क्योंकि आप बिहार में रहे हैं, आपने वो चीज देखी है, मुझे वो दर्शकों को समझानी है। एज अ बिहारी, आप एक बिहार का आदमी होकर मुझे समझाइए, क्या था वो जंगल राज जिसके लिए आज मेरे ऑफिस में कई लोग हैं, सीधा कहते हैं कोई आ जाए, लालू और लालू का परिवार नहीं आना चाहिए। ये बात कहते हैं ना, बिल्कुल ये बात कहते हैं। चलिए, वो जंगल राज खत्म हुआ, ये बात सत्य है कि जंगल राज खत्म हो गया, और आज जो है सरकारी अधिकारियों का जंगल राज चालू है बिहार में। बस वो जंगल राज जो गुंडों का जंगल राज था, जो अपहरण करने वाले लोगों का जंगल राज था, बाहुबलियों का जंगल राज था, माफियों का जंगल राज था, वो खत्म हो गया। आज आईएएस का जंगल राज हो गया, आईपीएस का जंगल राज हो गया, सरकारी अधिकारियों का जंगल राज हो गया, यूनिवर्सिटी में जो है वीसी है उनका जंगल राज हो गया, शिक्षा विभाग में जो बड़े अधिकारी है उनका जंगल राज हो गया, स्वास्थ्य विभाग में जो बड़े अधिकारी है उनका जंगल राज। जंगल राज तो हर राज्य में नहीं, बिहार में कुछ ज्यादा है। आप बताइए कि 1990 से लेकर 2005 के बीच में उस जंगल राज के वजह से जितने लोग नहीं मरे, उससे कहीं 100 गुना ज्यादा 2005 से लेकर 2024 के बीच में ये सरकारी अधिकारियों के भ्रष्टाचार, लापरवाही और इनका गुंडाई और इनका करप्शन के वजह से जो है 100 गुना ज्यादा लोग मर गए हैं। तो जंगल राज आज भी बिहार में है, बस सत्ता जो है वो ट्रांसफर हो गया, जंगल राज का तरीका ट्रांसफर हो गया। पहले अपहरण करके जो है लोगों से पैसा वसूली किया जाता था, अब बोला जाता है कि तुम अपना मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाओगे तब पैसा लेंगे, जन्म प्रमाण पत्र बनवाओगे तब पैसा लेंगे, सरकारी अस्पताल में तुम्हारा इलाज नहीं करेंगे, दलाल आ जाते हैं, आशा की कार्यकर्ता बहुत सारी लोग आ जाती हैं और उनको जो है प्राइवेट अस्पताल में लेके चले जाते हैं। आशा की कार्यकर्ता क्यों ऐसा करती हैं? क्योंकि आशा के कार्यकर्ताओं को जो है 15,000 रुपया महीना मिलना चाहिए, उनको उतना मिलता नहीं है, बेचारी अपना घर रोजी रोटी कैसे चलाएंगे। स्कूल में चले जाइए, जो खाना बनाने वाली होती है उनको 1600 रुपया मिलता है। जब 1600 रुपया मिलेगा महीना में, यानी पर डे 50 रुपया के आसपास मिलेगा, तो वो क्या करेगी? राशन को तो चोरी करेंगी। तो जंगल राज अभी भी बिहार में है। जो कहता है कि बिहार में अभी जंगल राज नहीं है, वो बिहार के लोगों को मूर्ख बना रहा है। आज ट्रेनों में भर भर के जाते हैं हम लोगों को जंगली बना दिया जाता है ट्रेन में। दीपावली के समय में देखिए कि लोग समझते हैं कि हम लोग जानवर हैं, ट्रेनों में भर दिया जाता है। होली के समय में सब बताती हूं मैं मनीष जी, जो मैंने फील की है, आप किसी को भी कह लीजिए तो यूपी से है, ये तो दिल्ली से है, लेकिन बिहार के लोगों के लिए जब बोला जाता है ना, ये तो बिहार से है, डेरोगेटरी रिमार्क एकदम, वो इमेज कब चेंज होगी बिहार? वो इमेज जब हम जैसे लोग जो है बिहार के लिए लड़ेंगे तब चेंज होगी। यहाँ पे तो नेता जाते हैं, और जो हमारे बिहार के जो बड़े नेता हैं, उन जो लोकसभा में जाते हैं, उनमें से ज्यादातर, मैं सबका नहीं कह रहा हूं, लेकिन ज्यादातर अपना हॉस्पिटल चला रहे हैं, हाँ। अपना स्कूल चला रहे हैं, अपना वेयर हाउस चला रहे हैं, तो सेटल है, अपना वेयर हाउस चला रहे हैं। रोड का ठेकेदारी उनका बेटा जो है उनका रिश्तेदार कर रहा है, बड़ा बड़ा भवन निर्माण में उनके रिश्तेदार घुसे हुए हैं। वो लोग जो है सिर्फ और सिर्फ अपना रोजी रोटी के लिए कर रहे हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि बिहार के सारे नेताओं के बच्चे बिहार से बाहर पढ़ते हैं। अगर उनके बच्चे बिहार में पढ़े, उनकी बीवी का जो है इलाज जो है बिहार में, उनके बच्चों का इलाज बिहार में हो, तब बिहार के लोग आप लोग वोट दीजिए। अगर उनके बच्चे बिहार से बाहर पढ़ रहे हैं, तो जो अपने बच्चों को बिहार में पढ़ाने लायक एक स्कूल नहीं बना पाए नेता, वो आपके बच्चों के लिए स्कूल कैसे बनाएंगे? जो अपनी बीवी और बच्ची का इलाज के लिए एक अस्पताल नहीं बना पाए, वो आपके लिए कैसे बनाएंगे? तो क्या गारंटी है कि मनीष कश्यप अगर जीत गए तो वो बिहार से बाहर जाकर अपना सेटलमेंट नहीं करेंगे या अपने परिवार को बाहर नहीं भेजेंगे? भरोसा है मेरे ऊपर, वोट दीजिए। नहीं भरोसा है तो उनको दीजिए। कमेंट करके बताइएगा भरोसा है कि नहीं। नहीं, हमारे माथे पे तो लिखा हुआ नहीं है, नहीं ना लिखा हुआ है, क्या पता हमसे भी गलती हो जाए। आपको जिस पे भरोसा है उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट देने से पहले आप अपनी बीवी के आंखों में आंखें डाल के जाइए वोट देने, और कहिए
कि मेरी पत्नी, मैं पति का धर्म निभाऊंगा और तुम्हें सारे संकटों से बाहर निकालूंगा। अपने बच्चे के आंखों में आंखें डाल के जाइए वोट देने और कहिए कि बाबू मैंने इस धरती पे तुम्हें पैदा किया है, तो इस बार वोट देने जा रहा हूं तुम्हारा भविष्य बनाने के लिए। और तब जाके आपका दिल का आवाज जिसको वोट देने के लिए कहे दे दीजिएगा। उसमें अगर मनीष कश्यप का नाम आए तो दीजिएगा, नहीं आए तो जिसका भी नाम है उसको वोट दीजिएगा। एक सवाल मेरा और है, अभी तो आप कह रहे हैं कि चलिए देखे जाएगा जिस भी पार्टी से आप लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, जनता के जैसे भी आपने कहा। मान लीजिए अगर बीजेपी आपको चंपारण से न उतारकर किसी और सीट से उतार दे, बदलाव भी तो आपको करना है ना। बिहार में तो आप किसी भी सीट से उतरकर कर सकते हैं। चुनाव लड़ने के लिए तैयार है कहीं से। पवन सिंह की तरह टिकट वापस तो नहीं हो जाएगा? आप बताइए। ठीक है, पवन भैया का हम बहुत सम्मान करते हैं, वो भी मेरा बहुत सम्मान करते हैं। ठीक है, हम दोनों ये आसनसोल से उनको टिकट मिला, आसनसोल से उनको हटा दिया गया। पवन भैया से तो कम टैलेंटेड हम भी नहीं है। अगर डेवलपमेंट के मामले में देखा जाए, हम उनसे ज्यादा नहीं बता रहे हम अपने आप को। लेकिन हम तो अगर बिहार के मुद्दों पे बात किया जाए, लॉजिकली जेन्युइन अगर बात किया जाए, तो हम भी तो बात करते हैं। तो हम काहे नहीं नाम हो सकते हैं? काहे नहीं? काहे कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम गरीब परिवार से पैदा हुए हैं, या हम मल्टी टैलेंटेड है इसलिए जो है वो नेता जो है हमसे डरते हैं। जो बिहार को बर्बाद कर रहे हैं, अनपढ़ जाहिल गंवार नेता जो बिहार को बर्बाद कर रहे हैं, वो एक टैलेंटेड जो है मनीष कश्यप से डर गए। ये मेरा एरोगेंसी नहीं है, मेरा घमंड नहीं है, मेरा एटीट्यूड नहीं है, बिहार के प्रति मेरा समर्पण है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। नहीं, या उन लोगों से मैं कम पढ़ा लिखा हूं? नहीं, मैं वही कह रही हूं। लालू जी का बयान तो मुझे याद है कि अगर परिवारवाद करा देंगे तो वोट देना सीख जाएंगे, समझना सीख जाएंगे। नहीं, मोदी जी आके चंपारण में बोले परिवारवाद खत्म करो, परिवारवाद खत्म करो। भाई, जब मोदी जी बोल रहे हैं परिवारवाद खत्म करो, चंपारण में लालू जी के परिवार पे डायरेक्ट हमला कर रहे हैं, भाई तो इधर भी तो परिवारवाद है, इसको भी तो खत्म किया जाए। इधर का भी तो परिवारवाद पूरा बिहार को बर्बाद किया है। पार्टी कोई भी हो, मोदी जी ने गुजरात को चमका दिया, मोदी जी ने पूरा देश को चमकाया बिहार को छोड़ के। मनमोहन सिंह भी अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में जो है कुछ ना कुछ काम किए, हम उनकी भी प्रशंसा करते हैं। उन्होंने भी पूरा देश को चमकाया बिहार को छोड़ के। बिहार के लिए पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रधानमंत्री काम किया जिसको पूरे बिहार के लोग याद करते हैं, और 2004 का चुनाव जब आया तो उस प्रधानमंत्री को हरवा दिए, अटल बिहारी वाजपेयी। उनके अलावा जो है बिहार के लिए कोई काम नहीं किया। और उसके बाद से अगर किसी नेता ने काम किया तो नितिन गडकरी। उसके अलावा कोई ऐसा नेता आके कहे कि हमने बिहार के लिए पिछले 50 साल में 5 काम किया, बिहार के लोग जवाब देंगे। मनीष कश्यप कौन से 5 काम करेंगे अगर जीत जाते हैं तो? देखिए, सबसे पहले तो दलालों को भगाना है बिहार से। जो ये दलाली कर करके दिम्मक की तरफ बिहार को जो है बर्बाद कर दिए। अब बताइए, बिहार एक ऐसा राज्य है, मेरा वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था, जहां पे पैदा होने के बाद घूस देना पड़ता है और मरने के बाद घूस देना, पैदा होने से पहले घूस देना पड़ता है और मरने के बाद। जन्म प्रमाण पत्र बनाइए, बिना घूस दिए आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाएगा सब, और बनाएगा सब तो नाम गलत तो डेट ऑफ बर्थ गलत, माता पिता का नाम गलत, करेगा ही सब करेगा। और मरने के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने जाइए किसी भी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने के बावजूद, नगर निगम में चले जाइए, सब कुछ करने के बावजूद, तो वहां पे अगर घूस नहीं दीजिएगा तो गलत बना देता है सब मृत्यु प्रमाण पत्र। तो जहां जिस राज्य में जन्म लेने से पहले घूस देना पड़े और मरने के बाद घूस देना पड़े, जरा सोचिए उस राज्य के लोग कितना परेशान होंगे। और यही सारी चीजें ना मैं बोलता हूं, अगर मैं नेता बना तो मैंने तो इतना सारा वीडियो बनाया है कि अगर मैं नहीं काम करूंगा तो मेरे खिलाफ जो है रोज जो है 1000 लोग वीडियो बनाना शुरू कर देगा। तो मुझे इस डर से भी काम करना पड़ेगा। और अगर मैंने मान लीजिए नहीं ही काम किया तो 75 साल से नेता आप लोगों को ठगते आ रहे हैं ना, 5 साल मनीष कश्यप ठग लेगा, बात खत्म। 5 साल मेरे से ठगा जाइए लोग, क्या पता जो है मैं कुछ कर जाऊं। अच्छा, पहला काम हो गया। बाकी के 4 काम देखिए, दलालों को जो है भगाना है पहले, उसके बाद से बाढ़ पे काम करना है। अगर बिहार का भाग्य बदलना है तो सबसे पहले बाढ़ पे काम कीजिए। उसके बाद से दूसरा काम, तीसरा काम शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना। सरकारी स्कूलों की स्थिति देख लीजिए आप, कितना जर्जर है, कितना मतलब कि खराब है, कितना बर्बाद है। चौथा काम जो है वो स्वास्थ्य व्यवस्था, आप सरकारी अस्पताल में चले जाइए, लोग मरते रहते हैं,
और ये लोग जो है इंजेक्शन तक नहीं देते हैं। और पता है क्या करते हैं, अगर कहीं रोड एक्सीडेंट हुआ, पैर में फ्रैक्चर है और आप पीएमसीएच में चले जाइए, इलाज कराने जाइए ना, तो आपका इलाज तो करेंगे लेकिन उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। प्राइवेट अस्पताल में आके 2 बार पैर जो है आपका पैर का इलाज करवाना पड़ेगा। ऐसे अनेकों उदाहरण है। मोतिहारी में एक जो है श्रीवास्तव जी जो है, ना जाने कितने दिन से भटक रहे हैं, जो पीएमसीएच में गए थे इलाज कराने, गलत इलाज कर दिया। ऐसे अनेकों उदाहरण है। उसके बाद से 5वां काम, अगर मेरे दरवाजे पे कोई माँ आ जाएगी ना और किसी भी समस्या को लेके आएगी ना, तो ये मनीष बेटा जो है ना, उस माँ के आंखों का आंसू पोंछने के लिए सबसे पहले जो है कदम उठाएगा। चाहे कोई भी माँ हो, कहीं से भी माँ हो, कहीं की भी माँ हो, आए, मेरे से होगा, मैं उनके आंखों का आंसू पोंछूंगा। ये 5 काम जरूर। अभी आपने कहा ना जनता से कि मेरे को भी 5 साल एक बार आप मौका देकर देख लीजिए। दिक्कत ये है कि इतनी बार जनता ठगी गई है, तो जिसको देना है उसको दीजिए। नहीं, हम ये नहीं कर, हम कड़वा बोलेंगे। आप बात करूं, मानिए केजरीवाल, उन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई, अपने परिवार की कसम खाई। क्या किया उन्होंने? सारी कसम तोड़कर फिर से गठबंधन कर लिया। मत दीजिए मौका तो इनको। नहीं, तो मुझे मत दीजिए मौका। जिनको आप देते आ रहे हैं उनको मौका दीजिए। मतलब आप कह रहे हैं भरोसा है तो दीजिए, वरना आप क्या? नहीं, अगर भरोसा नहीं है तो मत दीजिए। बस मैंने साफ बोला कि वोट देने से पहले आप अपने बीबी के आंखों में आंखें डाल लीजिएगा, आप अपने माता पिता के आंखों में आंखें डाल लीजिएगा, आप अपने बच्चों के आंखों में आंखें डाल लीजिएगा और बोलिएगा, इस बार जो है मैं तुम लोगों का भविष्य बनाने जा रहा हूं, नेता या नेता के बच्चों का भविष्य बनाने नहीं जा रहा हूं। बिहार उसी दिन बदल जाएगा। मुझे लगता है कि एक चीज पर और काम करना चाहिए। अगर आप जीतते हैं तो मैं तो आपको सलाह ही दे पाऊंगी, बाकी मुझे लगता है नेताओं को प्रमुख तौर पर खुद भी। कहां से हैं जाति? मैं पश्चिमी यूपी से हूँ। यूपी से? कभी बिहार आई है? मैं इतने लोगों के बीच में काम करती हूँ, उनमें से मैक्सिमम बिहार के ही लोग हैं और मैं उनसे सुनती हूँ, जिससे मैं बात करती हूँ। मैं फॉर एग्जांपल अपने बराबर में एक लड़की बैठती है, सृष्टि, किसी से भी, मैम ये कौन सी जाति का है? मैंने कहा सृष्टि तुम कहां से हो? मैम मैं बिहार से हूं। मैम वहां पे तो यही बातें चलती हैं। मेरे जो स्कूल के फ्रेंड्स थे, मैं पहले जाति पूछू, इतना जाति बच्चे भर गया है। मैंने आपका जात आपने नहीं पूछा क्योंकि आप नेतागिरी में उतर रहे हैं, लेकिन वो एक कॉमन लड़की क्यों? अरे बिहार में नेतागिरी में उतरने के लिए जो है ना, पहले जातीय जनगणना कराना जरूरी होता है। तो मैं पूछ रही हूँ कि जाति मैं नहीं करता हूँ, मैं ये सारी चीजें नहीं करता हूँ। जब तक मैं आपको नहीं पूछ रही, मैं कह रही हूँ जब तक जनता जाति के आधार पर वोट देगी, उनके दिमाग से जाति कैसे निकालेंगे? डॉक्टर के पास जाते हैं, मुसलमान डॉक्टर, कोई फर्क नहीं पड़ता। होली दीपावली है ना, ट्रेनों में भर के जाइए और ट्रेनों में भर के आइए, बात खत्म। और उससे अगर उभरना चाहते हैं तो ठीक है। और मनीष कश्यप के राह में इसलिए भी नेता बिहार के रोड़ा अटका रहे हैं। देखिए समझिए, मैं एक गरीब परिवार से उठा हूँ, सोशल मीडिया पे मेरे सारी कहानी जो है पब्लिश है, सब लोग जानते हैं कि कहां से उठ के जो है किस प्रकार से संघर्ष करके मनीष कश्यप यहां तक पहुंचा है। अगर इन लोगों को लगता है कि मनीष कश्यप जीत के सदन में घुस गया, तो इस बार अकेला मनीष कश्यप है, अगली बार 50 नए मनीष कश्यप खड़े हो जाएंगे। तो 50 नए मनीष कश्यप खड़े होंगे, तो इस बार अकेला मनीष कश्यप 2 4 5 नेता को परेशान किया है। 50 मनीष कश्यप जब जिस दिन खड़े हो जाएंगे और इस बैकग्राउंड के बच्चे जो है सदन में और विधानसभा में घुसना शुरू हो जाएंगे, तो बिहार के सारे जो है भ्रष्ट नेता परेशान हो जाएंगे, सारे भ्रष्ट नेता परेशान हो जाएंगे। 38 जिला में एक मनीष कश्यप जैसा नेता हो जाए, जो चीखे, चिल्लाए, रोए, गाए, दौड़े, जो भी करना हो करे, लेकिन हर बार जो है बिहार के विकास की बात करे, तो ये सारे भ्रष्ट नेता परेशान हो जाएंगे। जो आते तो है राजनीति में लोगों का भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके, लेकिन 5 साल के बाद जो है अरबों और खरबों के मालिक हो जाते हैं, ना जाने कहां कहां उनकी संपत्तियां हो जाती है, कहां कहां कंपनियां हो जाती है। तो ऐसे ऐसे लोगों का इलाज करने के लिए मैं आया हूं। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, सोशल मीडिया के इस दौर में इसकी कितनी पावर है, ये हम सबको पता है। मनीष कश्यप के पास एक प्लस पॉइंट क्या है कि वो एक यूट्यूबर भी हैं, पत्रकार भी रहे हैं, दुनिया देख ली, जेल भी होकर आ गए, चाहे जिस भी केस में गए, जो भी आरोप लगे वो सब हट गया, सारी चीजें दुनिया के सामने। एक यूट्यूबर होने के क्या फायदे हैं? और जितना मैं जितना पढ़ पाई, समझ पाई, शायद हैक हुआ था आपका, कॉपीराइट स्ट्राइक आया था पाकिस्तान से। ये पूरा एजेंडा क्या चल रहा है कि आप एक यूट्यूबर है तो वहां से भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इधर से कॉपीराइट स्ट्राइक भेजा जा रहा है, कोई एजेंडा चल रहा है क्या? मेरे चैनल को जो है टेक डाउन कराने का प्रयास जो है बिहार के कुछ लोगों ने किया है। मेरे पास सारा सबूत है, मेरे पास सारा सबूत है। उन लोगों ने कुछ पैसा देके पाकिस्तानी हैकर को हायर किया, पाकिस्तानी हैकर को। अच्छा। वो पाकिस्तानी हैकर ने जो है मुझे बेवजह जो है स्ट्राइक दिया, और उसका मकसद था मुझे 4-5 स्ट्राइक देना, जो है वो 20-25 दिन के अंदर, 1 महीना के अंदर वो 4-5 स्ट्राइक देने वाला था। उसने जब पहला स्ट्राइक दिया, उसके बाद से मैंने अपने टीम को लगाया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे साथ, मनीष कश्यप के साथ हो रहा है, भारत में जितने भी यूट्यूबर हैं जिनका सब्सक्राइबर 1 लाख से ज्यादा है, उनके ऊपर जो है ये लोग जो है अटैक करते हैं। 1 मिलियन वाले हैं, उनके ऊपर जो है थोड़े बड़े अटैक करते हैं।
और जैसे 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 सब्सक्राइबर बेस बड़ा होता है वैसे बड़े बड़े हैकर अटैक करते हैं, और ये सारे हैकर जो है पाकिस्तान के होते हैं, और इनको अटैक करने के लिए भारत से लोग जो है ना वो मतलब कि हायर करते हैं। बिहार से किसी ने मेरे चैनल को जो है उड़वाने के लिए हायर किया था, पाकिस्तानी हैकर को। वो रावलपिंडी का हैकर है, पाकिस्तान का, 18 साल का बच्चा है वो। अच्छा। 18 साल का, और उसने जो है स्ट्राइक दिया टेक डाउन करने के लिए। उसके बाद से स्ट्राइक किस चीज पर आया? क्योंकि स्ट्राइक वीडियो पे मेरे वीडियो पे आया। उसमें बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक था? कुछ नहीं था, आपका वीडियो था? हाँ, मेरा वीडियो था। स्ट्राइक आया, फिर मैंने अपने आदमी को लगाया कि भाई मेरे कंटेंट पे स्ट्राइक, मैंने वो जो डिफॉर्मेशन जो भी क्या होता है काउंटर कर सकते हैं, काउंटर करने के लिए मैंने अपने मैनेजर को बोल दिया। उसके बाद से उधर से मैनेजर ने पता किया कि कैसे कैसे करना है, तो फिर उसने मतलब कि वो नहीं किया, फिर स्ट्राइक रह गया मेरे चैनल पे। अब क्या होता है वो उस मैनेजर को ही पता। उसके बाद से क्या हुआ कि मैंने बोला कि इस काम पे लग जाओ, कि इसका पता लगाओ कि किसने स्ट्राइक दिया है, क्योंकि बड़ा चैनल स्ट्राइक नहीं दिया था। मैंने पता लगाया तो उसका नाम आया ईमेल आईडी पे। उस ईमेल आईडी से मैंने यूट्यूब चैनल सर्च किया तो मेरा दिमाग हैक हो गया कि अरे यार इसका चैनल दिखा रहा है इंडिया, लोकेशन दिखा रहा है चैनल का इंडिया, और ये बैठा है पाकिस्तान में। अब इसकी जानकारी कैसे इकट्ठा करें? तो उसके कम्युनिटी में गया मैं, उसके चैनल पे एक वीडियो नहीं, सिंगल वीडियो नहीं उसके चैनल पे, और सब्सक्राइबर जो है उसके चैनल पे 2-2.5 लाख सब्सक्राइबर थे। मैं उसके बाद से उसके कम्युनिटी में गया, कम्युनिटी में देखा तो बिहार के सिंगरों का गाना सिर्फ है कम्युनिटी में, भोजपुरी, मगही, मैथिली गाना, सिर्फ यही गाना है, अपना कंटेंट नहीं था उसका अपना कंटेंट है। बिहार के सिंगरों का गाना उसके कम्युनिटी में, जो पाकिस्तान का जो हैकर है उसके कम्युनिटी में। उसके बाद से मैंने सिंगर का गाना निकाला, उसमें नंबर, मोबाइल नंबर फ्लैश करते हैं, नए नए सिंगर फ्लैश करते हैं। उस पर मैंने फोन किया, मैंने बोला कि तुम लोगों ने हैक कराया मेरा चैनल। मेरे मैनेजर ने बोला कि मनीष भैया छोड़ेंगे नहीं, तुम लोगों का पता लगाएंगे। अब वो आदमी डर गया, वो डरा और बोला कि हमारा काम नहीं है, ये पाकिस्तानी का काम है। तो उस मैनेजर ने बोला कि भाई पता बता दो, उस पाकिस्तानी का नंबर दे दो। तो उसने नंबर दिया, 92 से नंबर था पूरा, वो जो व्हाट्सएप पे कॉल किया मेरा मैनेजर। अब वो बोल रहा है कि पैसा दीजिए। अच्छा। उसके बाद से बोल रहा है कि पैसा दीजिए, हमसे कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, हमें चैनल मैनेज करने के लिए दीजिए, और नहीं तो फिर हम आपका चैनल टेक डाउन करेंगे। फिर उसके बाद से हमने बात किया, सब कुछ किया। उसके बाद से वो बोला कि मनीष कश्यप को बोलिए कि वो पाकिस्तान के खिलाफ वीडियो बनाना बंद करे, वो बॉर्डर पे आके वीडियो बनाते हैं, बाकायदा मेरे पास उसका वीडियो है, सब कुछ है, ऑडियो वीडियो सब कुछ है। फिर मेरे मैनेजर ने बोला, मेरे मैनेजर ने उससे बात कराया, मैंने उसको प्यार से समझाया कि भाई पाकिस्तान के बॉर्डर पे तो आके वीडियो बनाऊंगा ही, अगर तुम नहीं सुधरे तो हमारे पास राफेल फाइटर भी है, हम बम भी गिरा देंगे वहां पे, हम वीडियो में बोले हैं उसको। वो गया घर पे और शाम को जो है वो स्ट्राइक वापस लिया। उसके बाद से मैं उससे पूछते रह गया, उसने बताया कि भाई हम तो पाकिस्तान गए हैं, हमें आपसे क्या मतलब है भाई, आप अच्छे आदमी हो, 9 महीना आप जेल में रहे थे, आप चुनाव लड़ना चाहते हो, आप ये करना चाहते हो। मेरा इतना जानकारी उसने बताया, मैंने सोचा कि ये पाकिस्तान में रहने वाला बंदा जो है मेरा जानकारी कैसे। सही बात। उसको पाकिस्तान के खिलाफ मैंने जितना वीडियो बनाया था ना, उस हैकर को मेरा वीडियो लिंक के थ्रू भेजा गया कि तुम देखो, यानी मेरे खिलाफ जो है उसके प्रति नफरत भरा गया कि हाँ तुम नफरत करो। और उसने पूरा प्रयास किया मेरा चैनल टेक डाउन करने के लिए। मैंने पता लगाया और 3 वीडियो मैंने उस हैकर का बनाया, 3 वीडियो। और जिन लोगों ने जो है ये साजिश करने का प्रयास किया, या जो लड़का जो है मुझे नंबर दिया उस पाकिस्तानी का, उस लड़के का भी वीडियो बनाया। बिहार में बैठे हैं लोग, ऐसे लोग जो मेरे चैनल को टेक डाउन कराना चाहते हैं। मेरे फेसबुक के किसी भी वीडियो को, जैसे फेसबुक पे वीडियो आता है, उस वीडियो के लिंक को उठा के टेलीग्राम ग्रुप में डाल देते हैं रिपोर्ट करने के लिए। ये सारी जानकारी है। लेकिन मैं अभी कुछ बड़ा लड़ाई में लड़ रहा हूं, बड़ा लड़ाई लड़ रहा हूं, उस पर मैं व्यस्त हूं। जिस दिन मैं इन सब से निकलूंगा, इन जैसे चमन, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, इन लोगों से मैं निपट लूंगा, एकदम 100% निपट लूंगा। और देश के बड़े यूट्यूबरों से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग अपना अपना चैनल सुरक्षित रखें, आप भी सुरक्षित रखें। 18 मिलियन सब्सक्राइबर है आपके एक चैनल पे, और अनेकों चैनल है जो 5-5, 7-7 मिलियन है, और पीछे जो है मिलियन वाला है, ये सारा जो है ये लगा हुआ है, इतना सारा चैनल है ना। तो आपके भी चैनल पे ध्यान होगा उन हैकरों का। और जब आपके चैनल को देखेंगे ना कि अरे 18 मिलियन, तो आपसे जो है कम से कम जो है 10 करोड़ रुपया डिमांड करेंगे। 1 लाख वाले का सब्सक्राइबर बेस वाले से जो है 1 लाख रुपया डिमांड करते हैं, 50,000 से 1 लाख रुपया डिमांड। 1 मिलियन वाले से जो है वो 10 लाख रुपया डिमांड करते हैं, 10 मिलियन वाले से जो है 1 करोड़ रुपया डिमांड करते हैं। वो सेट है,
सेट है। तो फिर तो YouTube को भी अपनी पॉलिसी थोड़ा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी ना? नहीं, पॉलिसी YouTube को जो है स्ट्रॉन्ग तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन YouTube भी इस चीज को डिसाइड कर, जैसे अयोध्या में हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे, बैकग्राउंड में जो है गाना बज रहा है किसी भी सिंगर का, भाई तो उसका मतलब ये हुआ कि हम रिपोर्टिंग करना छोड़ दे। हम तो अयोध्या में पूरा साउंड सिस्टम को बंद नहीं करा सकते थे। इस वजह से मुझे बड़े बड़े चैनलों के रिपोर्टर मिले, मुझे बड़े चैनलों के, नेशनल न्यूज के सबसे बड़े से लेके और टॉप 10 जो चैनल है उन सब के रिपोर्टर मिले और बोले कि मनीष जी हम लोग तो परेशान हैं अयोध्या में कि राम राज आया है, लेकिन ये जो पॉलिसी है यूट्यूब की, जो बैकग्राउंड में गाने बज रहे हैं उससे हम लोग परेशान हैं। जैसे यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं वो लोग परेशान कर। मुझे एक बड़े चैनल के जो है जो हेड है, जो देखते हैं सोशल मीडिया उसका सब देखते हैं, बोल रहे थे कि इतना परेशान करता है सब, 10-10 हजार 15-15 20-20 हजार सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर जो बाहर बैठे हुए हैं, इंडिया में नहीं बैठे, लोकेशन इंडिया दिखा रहा है, बाहर बैठे हुए हैं, वो लोग इतना परेशान करते हैं, बड़े बड़े चैनलों से 1-1 करोड़ रुपया डिमांड करते हैं, 1-1 करोड़ रुपया चैनल, बड़ा चैनल, नेशनल चैनल, वो लोग परेशान है। तो YouTube को ये पॉलिसी में चेंज करना चाहिए कि अगर बैकग्राउंड में कोई न्यूज कंटेंट बना रहा है और बैकग्राउंड में कोई गाना बज रहा है तो उस पर स्ट्राइक तो किसी भी हाल में ना आए। हाँ, रेवेन्यू क्लेम कर सकते हैं और रेवेन्यू क्लेम का भी तरीका आप फिक्स कीजिए कि 10% से 25%, मैक्सिमम 25% और मिनिमम 10%, 25% से ज्यादा नहीं। कुछ लोग तो 100% क्लेम कर लेते हैं। फिर हम न्यूज चैनल वाले करेंगे क्या? करेंगे क्या? तब तो फिर हम सारे न्यूज चैनल वाले एक दिन बैठ जाएंगे और जितने म्यूजिक चैनल वाले हैं उनके खिलाफ वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। आप सीएमएस का ऑफ कैमरा सीएमएस का जिक्र कर रहे थे आप। वो क्या है? यूट्यूब ने पहले क्या किया कि बहुत सारे लोगों को सीएमएस दे दिया, पहले, बहुत पहले। अब सीएमएस नहीं देता है। सीएमएस के थ्रू जो है उन लोगों को इतना ज्यादा, जैसे बिट्टू पावर है ना चीन के पास, अमेरिका के पास, रसिया के पास, ये सीएमएस वाले जो है इतना फर्जीवाड़ा करते हैं, इतना फर्जीवाड़ा। आपका चैनल ले लेंगे, बोलेंगे कि 20% हम आपसे लेंगे और आपका चैनल को हैंडल करेंगे, आपके कंटेंट को अलग अलग जगह दिखाएंगे, लेकिन यूट्यूब और फेसबुक का ही पैसा देंगे, वो भी देंगे 3 महीना बाद, 4 महीना बाद। और भी बहुत समय तो ऐसा होता है कि आपका एक्सेस लेके रखे रहते हैं, आपके चैनल को ही खत्म कर देंगे और बोलेंगे कि किसी हैकर ने हैक कर लिया। अब आपका चैनल का खत्म कर दिए, पूरा कंटेंट डिलीट कर दिए, चैनल का नाम बदल दिए, चैनल का यूआरएल बदल दिए। अब आप सर्च मारिएगा, आपका चैनल आएगा नहीं, वो बोलेंगे कि हमने कुछ किया नहीं है, तुमने डिलीट किया है, तुमने डिलीट करवाया है। ये सीएमएस वाले भारत में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा करते हैं, बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा करते हैं। इन सब चीजों पर भी कार्रवाई होना चाहिए। यूट्यूब को जो है कुछ कॉमन रूल बनाना चाहिए और स्ट्रिक्ट बनाना चाहिए, सबके लिए बनाना चाहिए। कॉपीराइट कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, ये भी बनाना चाहिए। नहीं तो ये जो बड़े बड़े मठाधीश जो लोग हैं, सीएमएस वाले जो लोग हैं, ये बेवजह जो है चैनलों को परेशान करते हैं। और न्यूज सेगमेंट वाला अगर चैनल कोई चला रहा है तो कम से कम न्यूज सेगमेंट वाले को तो आप लोग बकस दीजिए। अगर स्ट्राइक आ रहा है, न्यूज सेगमेंट में अगर स्ट्राइक आ रहा है तो उसका ये लिमिट मत रखिए कि 90 दिन के अंदर 3 ही वीडियो पे स्ट्राइक आएगा। कहां से वीडियो लेके आएंगे भाई? रोड एक्सीडेंट किसी का हुआ और किसी ने वीडियो बना लिया, उसको हम चलाएं कि नहीं चलाएं? कहीं दंगा हुआ, किसी ने एक ही मोबाइल से वीडियो बनाया और उसको सारे चैनलों को चलाना है, चलाए कि नहीं चलाए? तब तो हम लोगों को छोड़ देना पड़ेगा। कहीं भारत में बहुत अच्छा काम हुआ और किसी एक ही मोबाइल वाले ने रिकॉर्ड किया, उसको हम लोग चलाएंगे और जिसने रिकॉर्ड किया बाद में उसका मूड हुआ कि नहीं सबको कॉपीराइट अपने मूड के हिसाब से स्ट्राइक दो, तब क्या करेंगे? तो इसके लिए एक नियम होना चाहिए। अगर हम चला रहे हैं उन सब चीजों को, अगर हम पूरा वीडियो उसी का चला रहे हैं, पूरा A to Z शुरू से लेके आखिरी तक चला रहे हैं, सिर्फ वही वीडियो चला रहे हैं, तो 50% वो रेवेन्यू शेयर कर ले, 50%। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम 10 मिनट का वीडियो बनाए हैं जिसमें 2 मिनट का उसका क्लिप दिखा रहे हैं, 8 मिनट हम मेहनत कर रहे हैं, तो भाई वो भी तो देखिए। तो 10% से 25% तक रेवेन्यू शेयर सिस्टम रखिए। और अगर 100% वीडियो उठा के, जैसे आपका वीडियो है और आपका वीडियो 100% उठा के मैंने डाल लिया, तो 50% रेवेन्यू शेयर कराइए। तब जाके जो है छोटे बड़े सारे क्रिएटरों को, छोटे बड़े सारे न्यूज चैनल वालों को फायदा होगा और YouTube आपको भी फायदा होगा। YouTube आप अगर नहीं होते तो शायद हम जैसे लोग जो है यहाँ पे खड़े नहीं होते। ये भी YouTube चैनल पे ही मेरा इंटरव्यू कर रही है और मनीष कश्यप आज लोग जानते हैं, वो YouTube की वजह से ही जानते हैं। तो YouTube को भारत में कुछ पॉलिसियों पे काम करना होगा, कुछ पॉलिसियों को चेंज करना होगा। आज जो है बड़े बड़े क्रिएटर जो है YouTube के कुछ पॉलिसियों से परेशान है, तो उस पे ध्यान देना होगा यूट्यूब। ठीक है, बहुत सीरियस सा मैटर हो गया। एक थोड़ा और लाइटर नोट में एक सवाल पूछती हूँ। पहले एक वीडियो मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगी। ये वीडियो है मनीष कश्यप का उस दौरान का जब वो अयोध्या में हमारी टीम के साथ
ये कह लीजिए कवरेज ही करने के लिए चले गए थे, एनएमएफ न्यूज पर ओपनिंग भी कर दी थी और हमारी नौकरी खतरे में आने वाली बात हमें लगने लगी थी। खैर मजाक की बात है। मुझे ये बताइए, बिहार में तो सन ऑफ बिहार और ये सारी चीजें चली रही हैं। अयोध्या में मैंने देखा बॉस मेरे गाड़ी चला रहे हैं और वहां पर मनीष कश्यप, मनीष भैया, और लोग गाड़ी पर चढ़ गए। वो तस्वीरें आप देख भी रहे हैं अभी। ये प्यार और ये जो अप्रिसिएशन मिला, इसी ने आपको कॉन्फिडेंस दिया है कि बिहार में मुझे उतरना चाहिए मैदान? अच्छा, एक मैं बात बता रहा हूँ, जैसे आपने बोला कि मेरी नौकरी खतरे में, ऐसे भी खूबसूरत लोगों की नौकरी जो है खतरे में नहीं जाती। तो मैंने आपसे मजाक में कहा है। ठीक है, मैंने भी मजाक ही किया है। अच्छा, आपने मेरी खूबसूरती में मजाक उड़ा दिया। ठीक है, तो चलिए ठीक है, लेकिन जो प्यार आपने देखा वो एक बार बिहार में मेरे साथ ग्राउंड पे चलिए, फिर देखिए और फिर निर्णय कीजिए। आप बताइएगा मुझे कि मनीष कश्यप तुमको चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। एक बार बिहार चलिए। बिहार के लोग उम्मीद से 75 साल से गांधी जी के जाने के बाद बिहार के लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। जो सत्याग्रह हुआ उसके बाद से लोग देखे कि देश आजाद हो गया हो 1947 में, लेकिन वो 75 साल से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि देश आजाद हुआ, देश का विकास हुआ, बिहार का विकास कब होगा। तो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। कुछ लोगों को मेरे से उम्मीद है, इसलिए लोग इतना प्यार देते हैं बस। लेकिन मैं जाते जाते एक ही बात कहूंगा। नहीं, जाते जाते मेरा एक सवाल रहेगा, ये तो आपकी बात पूरी कर लीजिए। पहले YouTube पे मैं कह देना चाहता हूँ, जो हैक वैक कर रहे हैं उन लोगों को मैं कह देना चाहता हूँ कि भारत सरकार भी कुछ पॉलिसी लाए कि अगर बेवजह किसी का YouTube चैनल कोई भी हैक करने का प्रयास करे तो उसको दंडित किया जाए। बेवजह किसी का भी यूट्यूब चैनल कोई भी हैक कर लेता है, और भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिन रात परेशान हैं। बड़े बड़े, अभी कुछ दिन पहले एक बड़े यूट्यूबर का चैनल जो है हैक करने का प्रयास किया गया, हैक कर लिया गया था। तो ये सारी चीजें, इस पे जो है यूट्यूब को जो है, आज डिजिटल जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, तो यूट्यूब जो है इस सब चीजों पे ध्यान दे। और पाकिस्तानी हैकरों, मैं कहना चाहता हूं तुम लोगों से कि अगर भारत के यूट्यूब चैनल को हैक करने का प्रयास करोगे तो 36 रफेल फाइटर हम लोग मंगा के रखे हैं, 36 और ऑर्डर करेंगे। और पाकिस्तान के हैकरों, अगर दोबारा मनीष कश्यप का चैनल या हिंदुस्तान के किसी भी यूट्यूबर का चैनल हैक करने का प्रयास किया तो याद रखना, हम में से बहुत सारे यूट्यूबर कुंवारे हैं और आपके यहाँ बहुत सारी सीमा हैं। हम लोग बड़े प्यार से लेके आएंगे और दहेज में रावलपिंडी, लाहौर और कराची भी लेके आएंगे। तो विनती है भूखा नंगा भिखमंगा देश के भिखमंगा हैकरों, कम से कम हिंदुस्तान के किसी भी यूट्यूबर का चैनल हैक करने का प्रयास मत करो। ये जो जाति जाति की चर्चा हमने शुरुआत से की थी, लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे, उनका परिवार अपने घर में ताजिया पूछता है। मोदी को हिंदू विरोधी बता देते हैं, जो मंदिर का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, जो सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं। लालू के उस बयान पर बस आपका कमेंट। देखिए, लालू जी तो अभी बुजुर्ग हो चुके हैं। लालू जी के संघर्ष का मैं सम्मान करता हूँ, संघर्ष करके जो है वो इस मुकाम पे पहुंचे हैं, वो सम्मान करता हूं मैं। लेकिन लालू जी एक चीज भूल गए हैं कि वो हिंदू कुल में पैदा हुए हैं, वो ये भूल गए हैं। समय शायद से वो उम्र हो गया है, 75 साल से ज्यादा हो गए हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं, वो चीजें, वो हिंदू कुल में पैदा हुए हैं, यदुवंशी हैं, श्री कृष्ण वंशी हैं, वो भूल गए हैं। श्री कृष्ण ने गीता का पाठ पढ़ाया था, राक्षस और भगवान में उन्होंने फर्क बताया था, देव और दानव में उन्होंने फर्क बताया था, इंसान और जो हमारे यहाँ के अभी जो लोग हैं जो देश विरोधी काम करते हैं, आतंकवादी, इन लोगों में उन्होंने फर्क बताया था। उस समय ही गीता में ही फर्क बताया था। ये चीजें लालू जी भूल गए। तो लालू जी, मैं कहना चाहता हूं सम्मान के साथ कि आप एक बार गीता जरूर पढ़ें। गीता पढ़ने के बाद आप खुद निर्णय करेंगे कि कौन गलत कौन सही है। मैं आपके संघर्ष का सम्मान करता हूं, लेकिन अब मैं आपको, अगर आप मौका देंगे लालू जी, तो मैं आपको जो है एक गीता जो है उपहार स्वरूप जरूर दूंगा। पढ़ने के बाद आप बताइएगा कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बिहार में क्या बदलाव आएगा, मनीष कश्यप को जनता मौका देगी या नहीं, देखना दिलचस्प रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। और जितने भी दर्शकों ने मुझे देखा, ये इंटरव्यू, मनीष कश्यप की बातें आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।